बातें उर्दू में, क्योंकि रियासत को उसकी जुबान में समझाना बहुत जरूरी है। ये गूंगे हैं, ये बहरे हैं, इनके पास बस हथियार है और हमारे पास हौसला है, सीना है, जगर है और कौम पर मर मिटने वाली इतनी बहादुर कौम है। वो तनख्वाहदार मुलाजिमों को भर्ती करके समझते हैं कि बलोच को गुलाम रखेंगे। उनको ये नहीं पता कि वो जिन आकाओं के गुलाम है बलोच ने, उनके खिलाफ भी जंग लड़ेंगे। वो जिन साम्राज्यी कुव्वतों के तलवे चाटते हैं ना बलोच ने, उनको भी मुंह की बात दिलाई है। मेरे मेहरबान बलोच बहादुर कौम की बेटियों, मैं मारंग आप सबकी हिम्मत और जुर्रत को सब सलाम पेश करती हूँ। इस रियासत के पास एक ताकत थी, वो ताकत ये थी कि किस तरह बलोच को डराया जाए, और डराने के लिए रियासत ने अपनी पूरी मशीनरी इस्तेमाल की। बलोचों की वो नस्ल जो अगर आज जिंदा होती तो आज बलोच तहरीक बहुत आगे जा चुकी होती। चुन चुन कर उनको पकड़ा गया, चुन चुन कर उनकी लाशें फेंकी गई। नफरत की इंतहा तो देखे, उनके लाशों पर, इनके सीनों पर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भी लिखा गया, मगर वो डरा न सके इस कौम को। उस खौफ को हमने तोड़ दिया है। कौमें उस वक्त गुलाम हो जाती है जब वो डरती हैं, वो डर के मारे खामोशी इख्तियार करती हैं। मगर वो कौम जो डर को पीछे करके आगे आए और रियासत की बंदूक, उसकी तोपों का सामना अपने जिगर और असले से करे, उसको कोई भी पीछे नहीं हटा सकता। आज मैं अपने सरजमीन के इन नौजवानों को देख रही हूँ, इन शेरजाल औरतों को देख रही हूँ, इन बच्चों को देख रही हूँ, इन बुजुर्गों को देख रही हूँ। मेरा सीना फख्र से ऊपर हो रहा है। मुझे फख्र है, आप सब पर फख्र है। मैं आप सब लोग को बेखौफ होकर देख रही हूँ। मुझे आज इस जलसे में इंकिलाब की बू आ रही है, वो इंकिलाब जिसका ख्वाब हमारे शहीदों ने देखा, वो इंकिलाब जिसके लिए ये माएं 15-15 सालों से तड़प रही है। उनकी आंखों के आंसू खुश्क हो चुके हैं, उनकी पूरी हड्डियों में जान नहीं रही है कि वो अब तस्वीर उठा सके। माएं अपने बेटों की पैदाइश पर रोते हैं, तड़पते हैं। आज इस पाकिस्तानी रियासत में हम जब यहाँ सब बैठे हुए हैं, एक 8वीं क्लास की जमात के बच्चे को वहाँ अगवा किया है। हो पाकिस्तानी रियासत, उसके खूंखार फौजियों ने सिर्फ और सिर्फ खूंखारी की है हमारे लोगों में। उसने सिर्फ खौफ फैलाया है हमारे लोगों के दरमियान। लेकिन याद रखें, जब भी तारीख लिखी जाएगी बलूचिस्तान की, तब तक तारीख के सफ़ों में ये भी लिखा जाएगा कि बलोचों की इतनी बहादुर नौजवान नस्ल थी जिसने खौफ को पीछे कर दिया और रियासत के सामने निहत्ते खड़े हो गए। लेकिन ये हम नहीं हैं, ये सब हमारे मुकद्दस शहीदों का खून है, उनकी कुर्बानियां हैं, जो आज भी हम खड़े हैं और आज भी पाकिस्तान के सामने उसी दीदा दिलेरी से उसका मुकाबला कर रहे हैं। आज मैं मारंग आप सबसे, आपकी बहन होकर, आपकी बलूचिस्तान की बेटी होकर हाथ जोड़कर अपील करती हूँ कि मैं रहूं या ना रहूं, ये अवामी तहरीक आप सबकी अमानत है। इस पे खयानत नहीं करना है, अभी डरना नहीं है, अभी डरना नहीं है। पाकिस्तान और उसके नाम में दानिश्वर बैठकर सोच रहे हैं कि बलोच जज्बाती है, एक हफ्ते बाद वो चुप हो जाएगा। उसको बताना है कि बलोच जज्बाती नहीं है, नजरियाती है। जिस तरह 21 फरवरी ढाका में उन नौजवानों को मारा गया जो अपनी कौमी जुबान के लिए एहतजाज कर रहे थे, उस तरह 21
बरी की। ये हम पर रहम नहीं करेगी, ये कभी रहम नहीं कर सकती हम पर। हमें कहा जाता है कि बलोच एक बदनसीब कौम है और हमारे मुकद्दर में लिखा है कि हम इस तरह दर पदर की टोकरे खाएं। हमें कहा जाता है कि सब्र करें, एक और दुनिया भी है। उन्होंने अपने तमाम के तमाम उन मजहबी शिद्दत परस्तों को हमारे तरफ बेच दिया है कि बलोच सब्र का बूट है। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, ये बदनसीबी नहीं है, बल्कि ये जालिम और मजलूम के दरमियान जंग है। वो जंग जो पाकिस्तान ने छेड़ी है, जो तब तक जारी रहेगी तब तक बलोच खुद इस जंग का हिस्सा नहीं बन जाता है। ये कोई रिवायती जलसागाह नहीं है, ना ये कोई रिवायती जलसा है, बल्कि ये तहरीक बलूचिस्तान भर की आवाज है और जहाँ जहाँ बलोच आवाज है उन सब की आवाज है, उन सब के लिए हम आवाज उठाएंगे। बलूचिस्तान में जारी जिबरी गुमशुदगियों, झूठे फौजी ऑपरेशंस, बलूचिस्तान में कत्ल वारत और बलूचिस्तान के लोगों को दर बदर मुहाजिरीन की तरह जिंदगी गुजारने पर मजबूर करने वाली रियासत के खिलाफ है। ये तहरीक नौकंडी से लेकर परोम तक, परोम के बॉर्डर तक तमाम मजदूरों की तहरीक है। ये तहरीक जीवनी से लेकर कराची तक तमाम बलोच माहिगीरों की तहरीक है। ये तहरीक कोई सुलेमान से लेकर मकरान तक हर चरवाहे के लिए आवाज उठाएगी, सबके लिए आवाज उठाएंगे हम। पाकिस्तान के जालिम लश्कर ने अपने नापाक फौजियों को ट्रेनिंग दी हुई है कि कैसे रात गए बुज़दिलों की तरह बलोचों के घरों पर हमलावर हो जाओ। ये वही बुज़दिल है जिनकी पतलूनें बंगालियों ने उतारी थी। जब अपने से ताकतवर फौज के सामने आते हैं तो पतलूनें उतर जाती हैं, मगर उनको ये हकीकत नहीं भूलना चाहिए कि ये धरती मीर मेहराब खान की धरती है, ये धरती अब्दुल अजीज कुर्द की धरती है और ये धरती नवाब खैर बख्श की धरती है, शहीद बालाज की धरती है, शहीद बानू करीमा की धरती है। ये डराने से डरने वाले नहीं हैं, ये मारने से रुकने वाले नहीं हैं। आओ वो लोग जो बोलते थे कि बलोचों की तादाद चंद में, आओ इस इनकलाब को देखो, इन लोगों को देखो इन्हें, आओ देखो, आंखें खोल कर इस अवामी ताकत को देखो जो तुम्हारी डॉलरों से भर कर तुमने हमारी कौम को पीछे करने की कोशिश की। यहाँ हर घर ने एक शहीद को कांधा दिया है, यहाँ हर घर ऐसा है, हर माँ के दिल में ये डर है कि कब ये फौजी आकर उसको पकड़ेंगे या उसके बेटे को पकड़ेंगे। मैं आज इस अवामी इज्तिमा में शरीक जितने भी लोग हैं उन सब से मैं दस्तबंदी करती हूँ, अपील करती हूँ कि रियासत की तमाम पॉलिसियों के खिलाफ यकजा हो जाओ। जाती जिंदगी को छोड़कर कौमी जिंदगी, कौमी शऊर के लिए अपनी जिंदगी को वक्फ कर दो। कौमी एहसासात के बगैर, कौमी शऊर के बगैर हमारी जिंदगी कोई मायने नहीं रखती है। और वो लोग जिन्होंने बलोचों में तफरीक पैदा करने के लिए हमें इलाकों में बांटा, जुबानों में बांटा, मजहब में बांटा, कबाइलों में बांटा, आओ उन सबको जवाब दे कि हमारी एक ही पहचान है, वो बलोच है। और बलोच आज मजलूम है, बलोच आज गुलाम है, और जो इस हकीकत को नहीं मानता है वो बलोच के मुखालिफ रियासत का आमी है। बलोचिस्तान में बस अब दो ही फिरके हैं, एक जालिम, एक मजलूम। जो भी बलोच अपने अब सरबंदी करनी चाहिए, बलोच अब नई सरबंदी की जरूरत है। ये सरबंदी होनी चाहिए कि कौन किस तरफ खड़ा है, कौन जालिम की तरफ खड़ा है और कौन मजलूम की तरफ खड़ा है। मैं पैगाम देना चाहती हूँ इस जलसेगाह से और उस नाम नियाद कौम परस्त को
बलोचों के खून का सौदा किया जाए कि बाज आ जाओ, बलोच अवाम खड़ी हुई है। ये 1948 नहीं है, ये 2023 है, और ये बंगाल नहीं है, ये बलूचिस्तान है। वो नामनियात कौम परस्त जो बलूचिस्तान के नाम पर दहाइयों से सियासत कर रहे हैं, जो लापता अफराद की बात करते हैं, जो अपनी खुददारियत की बात करते हैं, जो सालों वसाइल की रखवाली का ढोंग रचाते हैं, वही रात के बैठकर अपने आकाओं के सामने बैठकर ये प्लानिंग करते हैं कैसे बलूचों को दबाया जाए, कैसे इनकी नजरकुशी की जाए। पहचानो इनको बलूचों, पहचानो इनको पहचानना बहुत जरूरी है। एक सरबंदी की जरूरत है, वो सरबंदी जो बता सके कि कौन बलोच है और कौन है जिसने सिर्फ बलोच के नाम पर सौदा किया है बलूचिस्तान की शहीदों के खून का। मैं आप सबसे गुजारिश करती हूँ, ये मार्च जब तुर्बत से निकला था तब एक खानदान था, बालाज का खानदान, एक बहन थी नजमा, एक भाई था अजमल, एक बाप था मौला बख्श और उसका भाई था यूनुस। वो सब, उन सब ने अपने मातम को हमारे लिए नहीं किया, उन्होंने अपनी लाश रख दी बलोचों के लिए, और हमने पूरे बलूचिस्तान में जगह जगह जाकर मेड़ लेकर आए हैं हम सब आप पर कि अभी एक हो जाओ, अभी एक हो जाओ, अपने मासूम नौजवानों के लिए एक हो जाओ। नहीं, ये हमारा नसीब नहीं है। इस्लामाबाद में उस चटरती सर्दी में जब मैंने बलोच बच्चों को देखा तो मैंने भी देखा कि काश ये स्कूल जाते, काश ये यतीमों की जिंदगी ना गुजारते। मैंने इन्हीं बीवा औरतों को देखा, मैंने इनको देखा कि कैसे वो तड़प रही है कि उनके शोहर कहाँ है। मैंने इन माओं को देखा, वो माएं जिनके बच्चों ने सिर्फ हमारे मुस्तकबिल के लिए, बलोच की मुस्तकबिल के लिए अपनी जवानी टार्चर सेलों में दे दी। क्यों जाकिर की माई उसके लिए जदोजहद करे? क्या आपकी फर्ज नहीं बनती है कि आप भी अभी जाकिर की तस्वीर उठाओ? क्या मिर्जा खान की तस्वीर आप नहीं उठा सकते? क्या समीर दीन बस डॉक्टर दीन मोहम्मद के लिए जदोजहद करे? क्या डॉक्टर दीन मोहम्मद हमारा और आपका सियासी वर्कर नहीं था ना? वो 16 साल से वो किस कैद में है, किस जुर्म की सजा दे रहा है पाकिस्तान उसको? वो हर रोज हमें मारने आते हैं, हर रोज छुप कर गीदड़ की तरह वार करते हैं। तो हमें भी अब हर रोज अपनी तमाम तवानाई इस तहरीक को देनी पड़ेगी। हम अपने आने वाले नस्लों को सड़कों पर रुलते हुए नहीं देख सकते, हम अपने आने वाले नस्लों को नहीं देख सकते कि वो पाकिस्तान के सामने शर्मिंदा हो। ये तहरीक बलूचिस्तान की बका की तहरीक है, ये तहरीक ऐसी ही चलती रहेगी। इस तहरीक को तवाना करना अब हर बलोच का बुनियादी फर्ज है। हम जब इस्लामाबाद के लिए निकले थे तब हमें पता था इस्लामाबाद में बलोच के लिए इंसाफ नहीं है, लेकिन हमने क्या किया? हमने पाकिस्तान को उसकी जमहूरी शक्ल दिखा दी। वो जमहूरियत जिसका वो डंडोरा पेटता है ना, वो दिखा दिया उसको क्या है इसकी जमहूरियत। उसका आइन जो है ना, एक पीस ऑफ पेपर भी नहीं है। हम वहाँ गए, हमने उसके अदलिया से कहा कि तुम बाइख्तियार हो तो तुम्हें शर्म से मकाम से डूब मरना चाहिए। जब बालाज की लाश को फेंका गया ना, तुम सब लोग उस अदालतों को जला देते। हमने इस रियासत को एक्सपोज कर दिया है पूरी दुनिया के सामने, और उन बलोचों के सामने भी जो तकरीबन 2 दहाइयों से ये बोल रहे हैं कि बलोचों में कोई सियासी स्ट्रगल नहीं है। कोई ऐसा आया ही नहीं जो बलूचिस्तान के जेनवन खास को सपोर्ट कर सके। हम गए थे, हमारे पास 80 साल की बूढ़ी औरतें थे। हम पाकिस्तान के पास गए थे कि भाई हमारे बंदों को अपनी अदालतों में पेश करो, अपनी अदालतों को इज्जत दो। लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान ने खुद को एक्सपोज कर दिया। उसने अपनी तमाम मशीनरी लगा दी कि वो नफरतें फैलाए,
लगता है कि इस्लामाबाद में इंसाफ है, और इस्लामाबाद में बैठे हुए वो नाम नियाद सियासतदान जिनको इस चीज की बुखार पड़ी थी कि बलोच तो यहाँ तक आ गए। अब क्या किया जाए? अब उनको कैसे रोका जाए? कैसे इनको पीछे धकेला जाए? जिन्होंने हमें लावारिस करार देकर 30 दिन एक कैद खाने में रखा, कातिलों को हमारे सामने बैठा दिया कि जाओ मारो बलोच औरतों को। सब बंदी की जरूरत है, अपनी कौमी जिम्मेदारियों को समझे। ननाउनमा कौमी जिम्मेदारी का अंतो ननाउनमा कौमी जिम्मेदारी ननाउनमा कौमी जिम्मेदारी दादे कि नन हिच्चो दोनों खारे मस्कपन क्यों नना कौमी तहरीक के गलत साबित मरे, कौमी दल्लारी कपन जमीन न सौदाए खलपन लालच के इराते न रख के इम्पन रियासत न फोर्सेस आते भर्ती मफन बलोच वरना नमते नायरा वक्त नायरा के नारे पाकिस्तान न सीडीटी तो आवार मसूरत ऐनो आरोराना तैती पाकिस्तान न सीडीटी उरुश के नमाज आलबूल ते बेइज्जत के कगने ओफ्ते टी नमाज दुआरे नम कुल आवार होते तो आवार नमते ना मोन बिंता मोन बलोच न लका भी कश्य वो नम बलोच अफेरे नम ना कातिला कोरे दासाम वक्तरे कि सब बंदी जी बगो बलोच मजलूम है, मजलूमियत नहीं रोटी बगो आवार मगो। इन्होंने कुल दरख्वास्त केवल कि कितना कबायली जंग ते खत्म करो। दारे आसत शुरू दे आनी ख्वाहिशों ने कि बलोच असे टहलो तो जंग के असे टहलो खलेर बिटे दाकरा ख्वास्त में अनीरुमा इलो ऐसा इलो में ख्वास्त केवा कि कबायली जंग ते ना खत्म करो असित मगो अमो रियासत नमोना अमो रियासत के ऐसे बलोच बरनास कि ऐसे किताब ऐसे तो इल्ले पक और किताब न वजवानो दिखाई बाबन तसलासल के बंद के एक बंदी के एक अमो रियासत है नो अंत के हमें कबायली मीरो मोतबर ते हथियार ते सुने अमो इत हथियार ते सुने के नने बारे खाले नने हुक्मरानी के ता कुल तखलाफ नने मुनज़्ज़िम जद्दोजहद करो ये मेरे कौम की शेरजाल औरतों, मैं आज आप सबको देखकर बहुत खुश हूँ। मुझसे जब भी ये सवाल पूछा जाता था वो हैरान थे। देखे तो सही पंजाब का दर्द देखे, वो बोलते हैं पढ़ा लिखा पंजाब, औरतों को आजादी देने की उनकी बड़ी बड़ी तहरीकें, हमें देखकर हैरान थे। बलोच औरत होकर मार्च पे निकली हो, बलोच औरत होकर मर्द भी तुम्हारे पीछे निकले। मैं उनसे कहती हूँ कि ये मेरी खुशकिस्मती है कि बलोच औरत बलूचिस्तान में पैदा हुई है। ये मेरा शर्फ है, ये मेरा एजाज है कि मैं बलूचिस्तान में पैदा हुई हूँ, जहाँ मेरा मकाम मेरे कौम परस्तों ने मुझे इस समाज में सबसे बड़ा मकाम दिया है। जिस तरह मैं आप सबसे मुखातिब हूँ मेरे भाइयों, जिस तरह ये वतन आपका है उस तरह बलोच औरतों का भी वतन है। जिस तरह आपको हक हासिल है कि आप सियासत करें और कौमी तहरीक में शामिल हो जाए, उस तरह बलोच औरत को भी हक हासिल है कि वो भी सियासत करे और कौमी तहरीक में शामिल हो जाए। जिस तरह मैं आप सबसे यही गुजारिश करती हूँ कि ये तहरीक, ये आखिरी जंग ना सही, लेकिन ये वो जंग है जिसमें अब हर औरत को अपने घर से निकलना पड़ेगा, हर औरत को निकलना पड़ेगा, हर औरत को निकलना पड़ेगा, अपने बच्चों के हमरा निकलना पड़ेगा। इसमें बलूचिस्तान के हर फर्द को अपना हिस्सा देना पड़ेगा, चाहे वो 80 साल का माश है, चाहे वो औरत है, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो मर्द है। निकलो अपने घरों से। और मैं आपसे कहती हूँ अपनी औरतों को बुनियादी तमाम हकूक दे दो, उनको पढ़ाई से ना रोके, उनको किसी भी चीज से ना रोके, और साबित करें इस रियासत को कि हम आजाद और तहजीब याफ्ता कौमों की तरह इस जमीन में वजूद रखते हैं। हमारे यहाँ औरत और मर्द दोनों बराबर है, दोनों ही कौम के हिस्से हैं, और इसी तरह बलोच औरतों को भी मेरा यही पैगाम है। अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ इंसाफ हो तो अपने घरों से निकले, अपने बेटों को
बलोच तहरीक के साथ जोड़ें, अपने बेटों को बहादुरी के किस्से सुनाए, उन्हें बहादुर बनाए, उन्हें निडर बनाए, उन्हें खौफजदा ना बनाए। ये हमारी बका की जंग है। इस बका की जंग में अगर कोई बचेगा तो हम सब बचेंगे, वरना कोई भी नहीं बचेगा, कोई भी नहीं बचेगा, कोई बच ही नहीं सकता है इस जंग में। मैं अपने कौम के उस्ताद, दानिश्वर, टीचर, साफी, उन सब से मुखातिब हूँ कि कोई हमें बाहर से आकर नहीं पढ़ाने वाला। मैं उन टीचर से मुखातिब हूँ कि जाए बलूचिस्तान के स्कूलों को फाल करें, जाए हमारे बलूच बच्चों को पढ़ाए। मैं उन डॉक्टर से मुखातिब हूँ जो शायद अपनी जिंदगी को बैरून मुल्क कहीं सेटल लाइफ देखना चाहते हैं। उनको कहती हूँ मैं कि बलूचिस्तान के लोगों को आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है। हाँ, अपने बलूचिस्तान में अपने लोगों का इलाज करें। और दूसरी बात, मैं उन दानिश्वरों, उन उस्तादों से कहती हूँ कि आए और बलूचिस्तान पर, बलोच तहरीक पर लिखे कि किस तरह पंजाब ने बलोच औरतों की असमत दरी की, लिखे कि किस तरह पंजाब ने इस एक पूरी कौम को दहशतगर्द करार दिया, लिखे कि पाकिस्तान की रियासत में हर अदारे ने बलोच नस्ल खुशी में अपना किरदार अदा किया। अदलिया ने 144 नाफिज किया कम वक्तों में, देखो तो सही। कितने डरते हैं ये, कितने डरपोक हैं। उनको ये नहीं पता कि बलूचिस्तान में 144 1948 से नाफिज है। थ्रेट अलर्ट तो जारी करना था ना, थ्रेट तो है ना, आप सबसे थ्रेट है, आप सबसे। आपको मफलूज करने के लिए, आपको गुलाम करने के लिए रियासत ने अपनी हर मशीनरी का इस्तेमाल किया, लेकिन आज वो खौफजदा है। खौफजदा इसलिए है कि आप सब लोग फिर से उठ खड़े हुए हो। आप सब लोग वो बुनियादी सवाल कर रहे हो जो नौरोज खान ने किया था, जो बाला अजमरी ने किया था, जो बानो करीमा ने किया था। सवाल वही है, रिपीट होते जा रहे हैं, रिपीट होते जा रहे हैं। हमने अपना काम कर लिया है। हमने अपने आने वाली नस्ल को, हमने जिस तरह बलूचिस्तान के चप्पे चप्पे से औरतें निकली, बच्चे निकले, मैं रियासत को बोलती हूँ कि तुम हार चुके हो। अगर इसके बाद तुम इस तहरीक से जुड़े हुए हर शख्स को मार भी दो तो मुझे यकीन है ये तहरीक उससे ज्यादा तवानाते रहेगी, ये तहरीक उससे ज्यादा आगे बढ़ेगी। तुम जितने मारोगे हम उतने निकलेंगे। क्यों पूछते हो? क्यों? तो बता दूं कि ये हमारा कौमी मसला है और हम अपनी कौम की बका, अपनी शिनाख्त की जंग लड़ रहे हैं। और इस शिनाख्त की जंग में हम अपने हौसलों से तुम्हें शिकस्त देंगे। जिस वो तुम्हारी तकवादार फौज को हम अपने हौसलों से शिकस्त देंगे, ये हमारा ईमान है। और वो बलोच जो आज यहाँ मौजूद है, उन सब से मैं कहना चाहती हूँ कि अभी आगे एक बहुत बड़ा सफर बाकी है। वो सफर जो हमारी कौमी शिनाख्त के बचने का सफर है। ये सफर है कहा मारा शुमारा अमग्रंश भूलिए। ये सफर है कहा मारा शुमारा वती न्या में दुरुस्त फर्क बिया कर गया माश में दुरुस्ता गुशी क्यार जगगार बेगोए मर्दमानी काउलस्ता ब्याए ब्याए देमा ब्यारे आयन देमा ब्यारे वक्ति के पाकिस्तानी फौज शुमे लोग आनी तो का उर्श का उर्श बदला बूझते पूरा मन बूझते बड़े बूझते हमा मर्दमान गुश्ता कि पाकिस्तानी रियासत यक दीवाले अंचे सख्ते दीवाले क्या ना पुरुषी बले आयर पुरुष देगी आयर पुरुष माँ वती हर हिम्मत हौसलाश दे आयर पुरुष दे मैं उसमें मस्तरी कारी मन नजाना कि चिक्कर उस दिगास्ते मनी जिंदगी आज और दिगा चिक्कर उस पाकिस्तान इरोचा जल्ली बल मना ईमाने ताकि बलोच अस्ते बलोचिस्तान अस्ते शुमाई जादू जायदा देमा बरे वो हमें और मर्ची याद करी हमें और पला पाए ये पुष्टा निष्ठगी मर्दम ये मैं मर्दमान ईशानी जाग टार्चर से लानी ता बंदा मैं उसमें बांधा थे वस्ता बंदा नुईशानी जादू जायदे नु शुमाई जादू जायदे मां शुमारा चारा लूटा शुमाई जादू जायदा चूम बरे और यक बे बलोचा यक
یقبے اور آرما بلوچ آرما ڈیکس کوڑے مردم کی شمار جنگ آیا یہ خلاف ابھی یقبے منی کر رہے گئے اچھ نہیں شمیں واسطہ گوشگے واسطہ پس من ہمیں گوشاں کہ اسلام آبادا ماں کی نشتگی ما شمارا دیستا شمیں روچ درائیک دیستا ما وش بھوتگی ما وشال بھوتگی کہ باندہ اسلام آباد اچھی بکان مارا یک راج ہے کیا دیم آباد تے لگتے گا پا انگریزی ہے کنا Dear world, you have been kept silent from decades on Baloch genocide. You have been a facilitator on Baloch genocide. Baloch has been facing systemic genocide from decades, where thousands of Baloch are enforcedly disappeared, and while thousands have been killed by the state of Pakistan. And you keep your silence. You have kept your silence against these genocidal policies. Look at those peoples. These all are the victims of Pakistani state atrocities. They all want you to act upon your human rights. If there is a humanity left in this world, then you must come and intervene. You must ask the terrorist state of Pakistan that how they are exploiting Baloch resources, how they are killing the innocent Baloch people, how they have deprived us on our fundamental rights, right to live, right to freedom of expression. We want you to listen us. We want you to stop this silence. We want you to give us coverage. Our peoples are dying because of the Pakistani state atrocities. They are murdering us, they are butchering us. They didn't even left a single family without state violence. We urge you people that come and send your fact-finding mission to investigate the Pakistani state war crimes in Balochistan. To investigate that what funds you are giving to Pakistan in the name of terrorism. It has been exploited by killing of Baloch innocent people. Thank you. Baloch Raj. Ma pada shumara minnatwar goshin. Izal gumana minnatwar goshin. Uma mani imani taaki Balochistan ast o Baloch asti shuma ame warpat kai arza naid pada manzana bale digarani isti digara hech nisti मैं करा बस यक्की राय आरा हमेशा की मौती मुजम्मत मजबूत बेकने मां गोशा गांव मनी इमाने मच्छी बेचारे मैं दादा चिक्का बादे मच्छी अत्रोस से टगा वटी केन तनी को कनिष्ठ अत्रोस से टगा याराना छोड़ बेकना रस्तरी फौज यार तरी मैं सरा रस्तरी फौज अमा फौज के अयर गुशक भी बरो बनोटे जाले गुशादा चेक ए रियासत हर रोज कई लोग पामा लिया करना है नुए तई सारा डिपेंड का जब पाकिस्तान के जुल्म ज़ाती और बर्बरियत की पादाश में बांग्लादेश आजाद हुए तो इसके लीडर शेख मुजीबुर रहमान को पूरी दुनिया की कौमों ने मुबारकबाद दी कि मुजीबुर रहमान तुम्हें मुबारक हो कि तुमने पाकिस्तान जैसे फाशिस्ट स्टेट से आज़ादी हासिल कर ली। मुजीबुर रहमान ने कहा कि हमने आज़ादी तो ज़रूर हासिल कर ली है लेकिन अब बांग्लादेश में एक भी कंवारी लड़की मौजूद नहीं है। ये वो मकाम है जब बलोच को सोचना चाहिए। ये वो मकाम है जो बलोच को सोचना चाहिए कि उसके आगे का मुस्तकबिल किस चीज पर डिपेंड करता है। आगे बढ़े, दुश्मनों को दिखाए कि आप ये नहीं सोचना कि ये बंगाल है, आप ये नहीं सोचना कि ये 1971 है, और बल्कि ये सोचना कि ये बलूचिस्तान है और बलूचिस्तान अपने शहीदों की कुर्बानी से अपने वतन की रखवाली करेगा। आपके तमाम पॉलिसियों के खिलाफ वैसे ही खड़ा रहेगा जैसे वो खड़ा था। और हमारे इस धरने में मौजूद शुरू दिन से जब हमने ये मूवमेंट स्टार्ट की थी, पीटीआई
PTM के साथी, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के साथी, वो हमारे शाना बशाना खड़े रहे, उन्होंने हमारा साथ दिया। ये तहरीक हर मजलूम कौम की तहरीक है। मैं उनसे भी यही कहती हूँ कि अब हमें इस तफरीक को ख़त्म करना चाहिए। अब हमें अपने बलोच पश्तून नस्ल कुशी के खिलाफ यकजा तौर पर, मुत्तहिद तौर पर सामने आना है और रियासत को बताना है कि हम देखो हम एक है, देखो हम एक है। बलोचों का लीडर और पश्तूनों का लीडर जो मंजूर पश्तीन था, वो हमारे पास आ रहा था जब इसको गिरफ्तार किया गया। इन गिरफ्तारियों से आप पश्तून कौम की आवाज को रोक नहीं सकते। वो पश्तून माएं जब इस्लामाबाद में हमारे धरने में आते थे, उनके बच्चों को हम देखते थे, वो दर्द मुंसलिक है, वो दर्द एक है। जिस दर्द से पश्तून माँ गुजर रही है, उसी दर्द से बलोच माँ गुजर रही है। और हमारे इस दर्द का वजह सिर्फ और सिर्फ वही पाकिस्तानी फौजी है। जब दुश्मन एक है तो उसके खिलाफ हमें मुत्तहिद होकर इस मुजम्मती जंग को आगे बढ़ाना है। और साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान में जो तहरीक चल रही है, वो लोग जो अपने आपके खुदारियत के लिए निकले हैं, हम उनके साथ भी खड़े हैं। हम हर उस मजलूम कौम के साथ खड़े हैं। हम हर उस मजलूम की आवाज बनेंगे। बलोच हर उस मजलूम की आवाज बनेगा जो इस रियासती जबर, इसके गैर कानूनी, इसके गैर आईनी कामों के खिलाफ निकले हैं। बलोच यकजहती कमेटी आप लोगों की आवाज है, आप लोगों को उसकी आवाज बनना पड़ेगा, लेकिन अमली तौर पर आना पड़ेगा, उसका साथ देना पड़ेगा। इस रियासत को ये बताना पड़ेगा कि बलोच एक फ्रस्ट्रेटेड कौम नहीं है। ये अगर इतनी ताकत में यहाँ आ सकते हैं तो इससे ज्यादा ताकत अपने प्लेटफॉर्म बलोच यकजहती कमेटी को दे सकते हैं, तवानाई दे सकते हैं, अपने लोगों की तरबियत कर सकते हैं और वो आपके रियासती जबर से निकाल कर बलोच कौमी तहरीक में ला सकते हैं। हम दोबारा आएंगे, हम बलोचिस्तान के कोने कोने जाएंगे और हमारे मुतालबात अब भी वही है। रियासत को कहती हूँ कि अपने फौजियों को लगाम दो, जिबरी गुमशुदगी बंद करो, इन माओं के प्यारों को वापस लेकर आओ, अपने डेथ स्क्वाड्स को बंद करो, अपने डेथ स्क्वाड्स को खत्म करो और हर उस चीज को खत्म करो जो तुमने बलोचों के खिलाफ किया है। हम आपके सामने खड़े हैं और जब तक आप अपने फौजियों को लगाम नहीं देते, बलोच इसी तरह मुनज़्ज़म तौर पर आपके सामने खड़ा रहेगा। आप हमें डरा नहीं सकते। लाशें गिराएंगे, गिराएं और कितने गिराएंगे? लाशें गिरने से हम क्या कमजोर पड़ जाएंगे? आज किस किस को मारेंगे आप? जितने मारेंगे हम उतने निकलेंगे और हमारी हर नस्ल आपके खिलाफ सिर्फ मुजम्मत का ही रास्ता अपनाएगी। बलोचिस्तान जिंदाबाद, बलोच जिंदाबाद। और फिर से मैं कहूंगी आप सब साथियों को कि जो पिटीशन हमने दायर की है, उस पिटीशन को साइन करें और इस तहरीक के साथ जुड़े रहें। ये तहरीक हम आपकी तवानाई मांगती है। ये तहरीक चाहती है कि आप अपना सुबह शाम इस चीज पर खर्च करें कि कैसे आप बलोच तहरीक को बचा सकते हैं। और बलोच यकजहती कमेटी ये भी कहना चाहती है कि बलोच अपने अर्श शहीद का वारिस हो। 25 जनवरी 2014 पाकिस्तान ने एक बड़े बलोच नस्ल कुशी की पॉलिसी को दबाने की कोशिश की, जब तूतक होशदार से 170 बलोच परजिंदों की लाशें दरियाफ्त हुई। वो लाशें लावारिस नहीं है जिन पर आपने अभी भी अपने पहरेदारों को बिठाया है। उन लाशों की वारिस बलोच कौम है और आज उन लाशों को खराज अकीदत पेश करने के लिए और साथ साथ हर उस बलोच को जिसने इस कौमी तहरीक के लिए, इस कौम की बका के लिए अपनी जान दी, अपनी कुर्बानी दी, उनके लिए बलोच यकजहती कमेटी ऐलान करती है कि आज के बाद हर साल 25 जनवरी तूतक में जो इज्तिमाई कब्रें मिली थी, उस दिन को हम बलोच नस्ल कुशी के दिन के तौर पर मनाएंगे और अपने शहीदों को याद करेंगे, उन लोगों को याद करेंगे जिनको आपने अपने टार्चर सेलों में मारा, जिनके जो जब शहीद हो रहे थे उन्होंने इस इनकलाब का ख्वाब देखा था जो आज मेरे सामने है। हम आपको याद दिलाते रहेंगे कि आपने हमारी कितनी नस्लें अपनी तोपों से उड़ाए हैं। हम आपको याद दिलाते रहेंगे कि हम कभी
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے بلوچ ایکجیٹی کمیٹی ڈاکٹر مارنگ بلوچ کی ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اس اتنے عظیم الشان جلسے پہ اور ان کی ٹیم نے اپنے مظلوم بلوچ قوم کے لیے جو مصیبتیں جھیلی، تربت سے لے کے کوئٹہ تک، پھر کوئٹہ سے اسلام آباد، پھر راستے میں جتنے مشکلات ریاست کی طرف سے کھڑے کیے گئے، ان سب مشکلات کا مقابلہ نہایت ہی بہادری جرأت کے ساتھ کیا اور اپنے مظلوم بلوچوں کا مقدمہ نہ صرف اسلام آباد میں بیٹھے ان آندھوں اور بیروں حکمرانوں کے سامنے رکھا بلکہ پوری دنیا کے سامنے رکھا اور اس ریاست کا وہ مکرو چہرہ بھی بے نقاب کیا دنیا والوں کے سامنے کہ یہ اپنے آپ کو سیولائز کہتے ہیں، انسانی حقوق کے علمبردار کہتے ہیں، لیکن حقیقت کچھ برعکس ہے. یہاں جتنے بھی ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے، یہاں جتنے بھی بم بلاسٹ ہوئے ہیں، جتنے بھی مسنگ پرسن ہیں، چاہے وہ بلوچ یا پشتون ہے یا ہزارہ اور گلگیتی اور بلتستانی ہے، ان سب کے پیچھے اس ریاست کا ہاتھ ہے اور اس میں یہ ریاست ملوث ہے. ساتھیوں، یہاں پہ ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، لیکن ذرا سوچو کہ اس پرچم کے سائے تلے ہم کیسے ایک ہیں. آپ نے میڈیا چینلوں پہ دیکھا ہوگا کہ پنجاب باولپور میں ایک پاگل شخص صلاح الدین نامی جو بینک کے سیکورٹی فورسز کے فائرنگ سے فوت ہو گیا تھا، ان کے خلاف اس ملک کے، اس ریاست کے وزیر اعظم، اس ملک کے صدر، پنجاب کے وزیر اعلیٰ، پنجاب کے آئی جی پولیس اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے نوٹس دیا تھا اور جی آئی ٹی کمیشن بنانے کا حکم دیا تھا، کیونکہ ایک پنجابی مرا تھا. جبکہ ان کا میڈیکل رپورٹ پڑا ہے، ان کے فیملی والوں کا یہ بیان ریکارڈ ہے کہ ان کی دماغی توازن ٹھیک نہیں تھی، یہ ایک مینٹل پاگل تھا. یہ اچھی بات ہے، ہم اس کی حمایت کرتے ہیں کہ ان کی تحقیقات ہو گئی. لیکن دوسری طرف آپ نے دیکھا کہ ارمان لونی جو پی ٹی ایم کے سینٹرل کمیٹی کے ممبر تھے، لورائی میں ان کو شہید کیا گیا. 6 مہینے تک ان کے ایف آئی آر کاٹی نہیں جا رہی تھی. پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ وزیرستان والا میں پی ٹی ایم کے عارف افغان کو رمضان کے مہینے میں افطاری سے 5 منٹ پہلے شہید کیا گیا. ان کے اوپر جو فائرنگ ہوئی، ان کے بچوں نے وہ فائرنگ کی آواز اپنے گھر میں سنی، لیکن پھر پنجاب والوں کا کہنا تھا کہ یہ ایک ملک غدار کم ہو گیا. پھر آپ نے دیکھا کہ شہید عثمان خان کاکڑ کو اس کوئٹہ شہر میں اپنے گھر میں شہید کیا گیا، انہوں نے تعزیت تک نہیں کی. اور پھر آپ نے دیکھا کہ ہمارے بلوچ مائیں بہنیں اپنے لاپتہ بہن بھائیوں کی فریاد سنانے کے لیے اسلام آباد کی طرف جا رہے تھے. وہ اسلام آباد جو پشتونوں اور بلوچوں کے خون سے بنا ہوا ہے، ہمارے باطنیات لوٹ کر کے اسلام آباد میں یہ محل بنائے ہوئے ہیں. تو پھر وہاں پہ ہمارے بلوچ بہنوں پہ رات کی سردی میں پانی پھینکا گیا، ان کے اوپر تشدد کیا گیا، ان کے تانوں اور جیلوں میں بند کیا گیا.
تو پھر ہم کس طرح یہ مانے کہ اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہے؟ ہم نہ کبھی اس پرچم کے سائے تلے ایک تھے، نہ ایک ہے، نہ ایک رہیں گے۔ اس طرح جب اس ریاست میں ایک پنجابی پاگل شخص کی تحقیقات ہو سکتی ہے، ان کے قتل کے خلاف جی آئی ٹی بن سکتی ہے، پھر ہزاروں بلوچوں، ہزاروں پشتونوں کے خلاف، قتل کے خلاف یہاں پہ نہ عدالت بات سنتی ہے، نہ یہاں پہ میڈیا بات سنتی ہے، نہ یہاں پہ یہ پیرے حکمران کچھ کہہ سکتے ہیں، تو پھر ہم اس پرچم کے سائے تلے ایک ہونے کے لیے قطعاً تیار نہیں ہے۔ اور جو آپ لوگوں نے پالیسی بنائی ہے کہ یہاں پہ جو بھی اپنے وطن میں، اپنے سرزمین میں امن کی بات کرے، یہاں پہ دہشت گردی کی مخالفت کرے، یہاں پہ مسنگ پرسن کو بازیاب کرنے کے لیے آواز اٹھائے، تو آپ ان پہ غداری کے لیبل لگاتے ہو، اور یہاں پہ جو دہشت گردی کے منصوبے بنائے، جو یہاں پہ دنیا جہان سے دہشت گرد لائے، یہاں ہماری سرزمین پہ ان کو ٹرین کرے، پھر یہاں سے مظلوم پشتونوں اور بلوچوں کے وطن میں بم بلاسٹ کرے یا ہمارے قتل کرے، اور آپ ان کو پھر وفادار کہتے ہو، تو یہ بات سن لو، ہم اپنے غداری پہ فخر کرتے ہیں، اور آپ جن کو وفادار کہتے ہو، جو جانا چکزئی کی شکل میں یا انور اولد کی شکل میں یا سرفراز بھٹی کی شکل میں ہم ان وفاداروں پہ لعنت بیچتے ہیں، ہم کبھی ان کو معاف نہیں کریں گے۔ ساتھیوں، ایک بات آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں، آج 27 جنوری کا دن تھا، آج سے 6 سال پہلے 27 جنوری کو وزیرستان سے، پھر ڈیرہ اسماعیل خان سے منظور احمد پشتون کی شکل میں ایک قافلہ اسلام آباد کی طرف روانہ ہوا، وہاں پہ دھرنا دیا گیا، اور اس دھرنے میں مطالبات رکھے گئے، اس دھرنے میں پاکستان کے تمام سیاسی لیڈرز انہوں نے شرکت کی، اور انہوں نے ان مطالبات کو آئینی قرار دیا، اور یہ کہا کہ یہ مطالبات حل ہونے چاہیے۔ اس ملک کے آرمی چیف اور اس وقت کے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی، ان کے انٹرویوز پڑھی ہے کہ پشتون تحفظ موومنٹ کی یہ مطالبات برحق ہے، لہذا یہ حل ہونے چاہیے، تو پھر بیچ میں 1 مہینے کا ٹائم رکھا گیا کہ 1 مہینے میں ہم یہ مطالبات حل کریں گے۔ تو پھر 1 مہینے کے بعد کیا ہوا؟ مطالبات تو آج تک حل نہیں ہوئے، لیکن ان کا یہ پیغام آیا کہ یہ تو باہر ملکوں سے فنڈنگ لیتے ہیں، یہ تو راہ کے ایجنٹ ہے، یہ تو خاد کے ایجنٹ ہے، یہ تو اداروں کے خلاف ہے، یہ تو اپنے ملک کے فوجیوں کے خلاف ہے۔ اور ہم نے وہاں پہ کون سے ڈیمانڈ رکھے تھے؟ ہم نے یہ ڈیمانڈ نہیں رکھا تھا کہ ہمیں قومی اسمبلی کی سیٹیں دے دو، ہم نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہمیں صوبائی اسمبلی کی سیٹیں دے دو، نہ ہم نے کوئی اور ڈیمانڈ کیا تھا، ہم نے لاپتہ افراد کو بازیاب کرنے کا ڈیمانڈ کیا تھا کہ پیش کرو ان کو عدالتوں میں، اور انہوں نے جو جرم کیا ہے عدالت میں ان کے اوپر ثابت کرو، پھر آئین کے روح سے ان کو سزا دے دو، لیکن یہ نہیں مانا گیا۔ ہم نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ یہ جو کراچی میں راو انور، جن کا نام ہے ہم اس کو راو جانور کہتے ہیں، کہ ان کے اوپر 444 بے گناہ پشتونوں کے قتل کے الزام ثابت ہوا، عدالت میں ثابت ہوا کہ راو انور نے 444 بے گناہ پشتونوں کو مارا تھا، ان کو قانون کے کٹہرے میں پیش کرو اور ان کو سزا دے دو، لیکن نہیں مانا گیا۔ آج راو انور آزاد گھوم رہا ہے، جنہوں نے 444 بندے قتل کیے ہیں، اور
جنہوں نے اس قتل کے خلاف آواز اٹھائی، جنہوں نے ہر مظلوم قوم کے لیے آواز اٹھائی، جنہوں نے امن کے لیے آواز اٹھائی، جنہوں نے دہشت گردی کی مخالفت کی، وہ منظور پشتون آج پنجاب کے جہلم کے جیل میں انہوں نے رکھا گیا ہے۔ یہ ہم کبھی بھول نہیں سکتے ہیں۔ اور ایک بات اور، منظور پشتون کے ساتھ جہلم کے جیل میں انسانیت جیسا سلوک نہیں ہو رہا ہے، کسی کو ملنے کی اجازت نہیں ہے، ان کو کھانا ٹھیک نہیں مل رہا ہے، ان کو رات کو سونے کے لیے بستر نہیں دیے جا رہے ہیں، اور ان پہ تشدد ہو رہا ہے۔ یاد رکھو پنجاب کے حکمرانوں، یاد رکھو پشتون، بلوچ، سندھی، سرائکی جتنے مظلوم اقوام ہیں، یہ اب ایک ہو رہے ہیں اور آپ کے ہر ظلم کا حساب لیں گے، آپ کو نہیں بخشیں گے۔ یہ کوئی نہیں بھول سکتا ہے جتنے ظلم آپ نے یہاں پہ کیے ہیں۔ بلوچ نوجوانوں، بلوچ بہنوں، یہ ریاست جس طرح ظلم بلوچستان کے سرزمین پہ بلوچوں کے ساتھ کر رہی ہے، ٹھیک اسی طرح ظلم پشتونوں کے ساتھ بھی کر رہی ہے۔ پشتون بھی مسنگ پرسن ہے، لاپتہ ہے، بلوچ بھی مسنگ پرسن ہے، لاپتہ ہے۔ پشتونوں کے وطن پہ بھی ڈالری جنگیں لڑی جاتی ہے، اس سے ریاست ڈالر کما رہے ہیں۔ بلوچ کی سرزمین پہ بھی ریاست کے سرپرستی میں ڈالری جنگیں ہو رہی ہے اور ریاست اپنے ڈالر کما رہی ہے۔ یہاں پہ بھی ڈیتھ سکواڈ بنائے گئے ہیں، پشتون سرزمین پہ بھی ڈیتھ سکواڈ بنائے گئے ہیں۔ یہاں پہ بھی جو امن کی بات کرتا ہے، دہشت گردی کی مخالفت کرتا ہے، ان کو اٹھایا جاتا ہے، ان کو ٹارچر کیا جاتا ہے، ان کو قتل کیا جاتا ہے۔ پشتون سرزمین پہ بھی یہی ہو رہا ہے۔ تو پھر انتظار کس چیز کی؟ دشمن ایک ہے، مسائل ایک ہے، ایشوز سیم ہے، تو پھر کس چیز کی انتظار کرے؟ لہذا جیسے مارنگ بلوچ نے یہ بات کہی، ہم ان کی اس بات کی، اس کی تجویز کی حمایت کرتے ہیں، اور ہم یہ واضح طور پہ بتانا چاہتے ہیں، وہ پنجاب بھی سن لے، اس ملک کے میڈیا چینلز بھی سن لے، یہ جلسہ گواہ رہے ہیں، اس اسٹیج سے اعلیٰ اعلان یہ کہتے ہیں کہ ہم پنجابی کے مقابلے میں بلوچوں کے ساتھ کھڑے ہیں، بلوچوں کے ساتھ شان بشان کھڑے ہیں۔ اور یہی پیغام سندھیوں کو بھی بیچتے ہیں، سرائکیوں کے بھی بیچتے ہیں کہ آپ بھی انتظار مزید نہ کریں، آئے اس مظلوموں کی تحریک میں شامل ہو جائے، تاکہ ہم پورے ملک کی سطح پہ مظلوموں کا ایک منظم تنظیم بنائے، اور پھر ان جرنیلوں کو وہ جو پنڈی میں بھیجے ہیں، وہ جو ہمارے سروں پہ سودائے کر رہے ہیں، ہمارے خون پہ ان کے ہاتھوں رنگ ہے، تو ان سے پھر حساب لیں گے، ان کو پھر گریوانوں سے پکڑیں گے، ان کو پھر اپنے اس پاک سرزمین میں ان کے یہ ناپاک قدمے پر نہیں چھوڑیں گے۔ ایک بات یہ رکھتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے، ان دلالوں کے لیے جو صبح اور شام میڈیا پہ بیٹھ کر کے قومی تحریکوں کے خلاف پروپیگنڈے کرتے ہیں، پشتون اور بلوچوں کے حقیقی تنظیموں کے خلاف پروپیگنڈے کرتے ہیں اور ریاست کے لیے دلالی کرتے ہیں، ان کو چیلنج دیتا ہوں اس جلسے سے کہ آئے مناظرہ رکھے، ٹیبل ٹاک کرے ہمارے ساتھ۔ یہاں پہ جتنے بھی قتل ہوئے ہیں، جتنے بھی دھماکے ہوئے ہیں، جتنے بھی لوگ مسنگ ہیں، اگر ہم نے اس ریاست کے خلاف، اس ریاست کے اوپر ثبوت نہیں کیے، دلائل کے ساتھ ثبوت پیش نہیں کیے، پھر کس چوک پہ ہمیں لٹکاؤ گے؟ ہم تیار ہیں، اسٹامپ پیپر آپ کے ساتھ لکھے ہیں۔ ان کا ایک قصہ آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ جنوبی وزیرستان جہاں منظور پشتون کا گھر ہے، وہاں پہ پاکستانی جیٹ طیاروں نے بمبار کیا اور وہاں پہ ایک گھر کو مکمل مسمار کر دیا۔ اس گھر میں 11 بندے رہ رہے تھے، اس فیملی کے 11 بندے تھے، 11 کے 11 ختم ہو گئے۔ ان میں سے
ایک سال آ کے ایک سے 1 سال کی بچی تھی، ایک 3 سال کی بچی تھی، ان کو بھی قتل کیا گیا. اور پھر جب اس گھر کا وارث آیا انہوں نے یہ قیامت دیکھا کہ ان کے گھر کے 11 افراد بمبار ہو چکے ہیں، تو اس کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی. اور پھر گاؤں والے آ گئے کہ آپ کے جو 2 معصوم بچے ہیں ان کے جسم ٹکڑے ٹکڑے ہیں اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ کس ٹکڑے کون سے ٹکڑوں کو اکٹھا کر کے قبر میں رکھے. تو لہذا پھر انہوں نے اپنے بڑی بچی کی وہ کٹے ہوئے ہاتھ اٹھائے اور انہوں نے کہا کہ یہ میری بڑی بیٹی کے ہاتھ ہے، کیونکہ اس کے ہاتھ میں سے انگوٹھی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ انگوٹھی میں نے عید پہ لا کے اپنے بچی کو دی تھی. وہ ان کی عمر 3 سال تھی اور ایک بیٹی کی عمر 1 سال تھی. پھر اس سے بھی ظلم دیکھو، اس سے بھی جبر دیکھو. اسی رات اس ملک کے جیو اور ایئروائی چینلز پہ پٹیاں چل رہی تھی کہ جنوبی وزیرستان میں پاک فوج کی بہترین کارروائی، 18 دہشت گرد ہلاک. یہ 1 سال کی بچی بھی دہشت گرد تھی اور یہ 3 سال کی بچی بھی دہشت گرد تھی. شرم آنی چاہیے آپ لوگوں کو کہ یہاں پہ آپ لوگ 1 سالہ بچی کو مار دیتے ہو اور اپنے آپ کو بہادر کہتے ہو، اپنے آپ کو نمبر 1 کہتے ہو. تو پھر وہاں پہ آپ کی بہادری کہاں گئی کہ جب ہندوستان سے ابھینندن آیا یہاں پہ بمبار کیا اس کو تو پھر آپ چائے پلا رہے تھے، پھر کہاں تھے آپ وہاں پہ؟ آپ صرف بلوچوں پہ تکڑے ہو، آپ صرف پشتونوں پہ تکڑے ہو اور آپ تکڑے نہیں ہو. پشتون اور بلوچ تقسیم ہو چکے ہیں مختلف نظریات پہ، مختلف تنظیموں پہ، ان کو آپ نے ڈیوائڈ کیا ہے، پھر آپ اس پہ حکمرانی کر رہے ہو. یہ یاد رکھو جس دن یہ مظلوم قوم ایک ہوں گے تو پھر آپ نہیں بچ سکو. ہم بار بار کہتے تھے. اچھا ایک ہمارا پریس کانفرنس ڈاکٹر نے انگلش بھی کیا تھا، سب پریشان تھے، کہتے آپ لوگ انگریزی بھی جاتے ہیں. میں نے کہا جنگلی نہیں ہے، وہاں ہمیں یہ جنگلی سمجھتے تھے، ہمیں پتہ نہیں یہ کیا مخلوق ہے. لیکن جو ہمارا نظم و ضبط تھا، نظم و ضبط جس کی ہم بار بار بات کرتے ہیں، کشمیر، گلگت، خیبر سے لوگ آتے تھے، وہ بار بار یہی کہتے تھے کہ ہم حیران ہیں کہ آپ لوگ ادھر دھرنا دیے ہوئے ہیں، آپ لوگ اتنا منظم کیسے ہیں؟ آپ لوگوں کو اسلام آباد کے اندر انہوں نے مارا، تشدد کیا، لیکن اس کے باوجود آپ لوگ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ہر ایک اپنا کام کر رہا ہے. حیران تھے کہ ذمہ دار کون ہے، کون کام کر رہا ہے. یہی آپ کا نظم و ضبط ہے، یہی. اور اسی نظم و ضبط نے آپ کے دشمن کو پریشان کیا تھا، اسی نظم و ضبط نے. اور یہی نظم و ضبط آپ ہر جگہ دکھائیں گے، ہر جگہ. ایک جلسے میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، جلسے میں اس جلسے میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں آپ کے اسٹیج سے آپ کو کہیں کہ بیٹھے آپ بیٹھتے ہیں، آپ کو کہیں آپ اٹھے آپ اٹھتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کا نظم و ضبط ہے. جلسے لاہور میں بھی ہوتے ہیں، جلسے پنجاب میں ہوتے ہیں، وہاں جلسوں کے اندر ایک دوسرے کے اوپر چڑھائی ہے، ایک دوسرے کو چپلیں مارنا، یہ اتنا نظم و ضبط جتنا آپ کے پاس ہے ان کے پاس نہیں ہے. اس چیز کا خیال آپ کو رکھنا چاہیے. بار بار جلسے جو ہوتے ہیں اس میں آپ بار بار ریاست کو دکھائیں، اپنے دشمنوں کو دکھائیں کہ ہم منظم ہیں، ہم ایک ساتھ ہیں اور ہم بالکل آگے جو ہمارا قائد ہوتا ہے ہم اس کی بات سننے والے ہیں. ہماری مائیں جہاں میں بڑھاتی ہیں مائیں، یہی ان کے لیے پریشانیاں، ان کو پریشان کرتے رہیں. جس طرح آپ کی ماؤں نے وہاں ان کو بار بار تنگ کیا، آپ کی بہنوں نے ان کو تنگ کیا، آپ یہاں سے اکثر ساتھی فون کر کے پوچھتے ہیں کہ ہم لوگ تنگی کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے اسلام آباد نہیں آ سکتے ہیں. تو میں ان کو یہی کہتا کہ جہاں جہاں جن علاقوں میں آپ کی مائیں، آپ کی بہنیں، آپ کے کماش آپ کو بلائیں گے، آپ وہاں آئیں گے، سمجھیں آپ اسلام آباد دھرنے میں بھی موجود تھے. یہی آپ کا کام ہے، یہی آپ کو چاہتے ہیں. ایک دو چیزیں خاص کر یہاں ڈسکس کروں. نظم و ضبط کی جب میں نے بات کی، اس وقت میرے سامنے کئی سیاسی پارٹیوں کے کارکن ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں جن کو اکثر و بیشتر ایک ساتھ نہیں دیکھتے تھے. یہی ہونا چاہیے. آپ لوگوں کے پروگرام شروع ہوتے ہی ختم ہونے تک ایک چیز کا آپ کو خیال رکھیں
अपने साथी का ख्याल रखें, क्योंकि हर पार्टी का कारकुन, या हम जब बलोच के नाम पे हमने बुलाया तो सारे आ गए, सारे सिर्फ बलोच के नाम पे। तो इस चीज का आप लोग भी ख्याल रखें कि किसी दूसरे अपने साथी के, चाहे वो किसी भी पार्टी का है, किसी भी पार्टी का है, लेकिन सबसे पहले वो बलोच है, इसलिए आप भी उसका ख्याल रखें। आप बलूचियत के नाम पे एक साथ आते हैं, एक साथ बैठते हैं, लेकिन इसके बाद जब आप लोग एक दूसरे के, अच्छा एहतियात में ये कहूँगा कि जिस तरह सियासी पार्टियों के जो लीडर है एक साथ बैठ के चाय पीते हैं, आप लोग उसी तरह बैठ के चाय पिए एक साथ। आप लोगों को तकसीम किया है हमें ऊपर और खुद ऊपर बैठ के चाय। मैं 2-3 मिसालें हमारे सामने ही गुज़िश्ता बन जाती है, इलेक्शन हुआ था, इन्हीं पार्टी बाजियों के नाम पे घर घर में हमारे लोगों को लड़ाया, घर घर में, और फिर कहते हैं कि जी आप लोग इलेक्शन के हक में नहीं या पिलाने के हक में नहीं। इलेक्शन के नाम पे आप लोगों को बार बार लड़ाया जाता है। आप लोग अगर इत्तेहाद करेंगे, इत्तेफाक करेंगे तो उनको आपका जवाब मिल जाएगा, चाहे कैसे भी हो। आप लोगों को तकसीम इलेक्शन के मौकों पे करते हैं, और आप लोगों को वो झूठा कहते हैं, असम्बलियों में जाके आपको झूठा कहते हैं, और हमारी उनकी पीपी वहीं पे है। एक दफा सेनेट का इजलास हुआ था, उसमें इस्लामाबाद धरने पर बहस हो रहा था। बहस के नाम पर उन्होंने सेनेट का इजलास कैंसिल कर दिया कि इस पे बहस नहीं करेंगे, बलूच का नाम इस्लामाबाद में आप नहीं देंगे। इस्लामाबाद में आपकी माएँ बहनें इस्लामाबाद में खारदार तारों के अंदर थे, आपको पता चले खारदार तारों के अंदर थे, उनको बाहर निकलने का इजाजत नहीं था, स्पीकर पे बात करने का इजाजत नहीं था, रैली निकालने का इजाजत नहीं था। ये उनका नफरत था बलोच से कि वो कितना आपसे नफरत करते हैं। हम भी जवाब में कहते थे जितना आप नफरत करते हैं 10 गुना हम आपसे उतना नफरत करते हैं। हमारी नफरत हमारे दिलों में है, और इस नफरत को बुझने नहीं दे, इस नफरत को खत्म होने नहीं दे, इस नफरत को अपने दिल के अंदर, अपने इस पेट में वो केसर का दाना बनाए, वो बढ़ता रहे, खत्म नहीं हो। आपकी मांगों के साथ जो हुआ उसे बार बार याद रखें, बार बार याद रखें। इलेक्शन के नाम पे आपको बुलाएंगे, आपको पहले ये याद हो कि मेरी मां को वहाँ घसीटते हैं, वही इस्लामाबाद से मैं आश्रय लगाए बैठा हूँ कि इस्लामाबाद मुझे कहते हैं ना, ये कम अकली है। बहरहाल बार बार इतिहास की बात करता हूँ कि बलोच के नाम पे जब भी आपको बुलाया जाएगा आप आएंगे, जिस तरह आप यहाँ आए। इस तहरीक का आगाज, जिस तरह मैंने कहा आपको माओ ने बुलाया, इस तहरीक का आगाज भी हमारी एक बहन ने अपनी जान की कुर्बानी देकर किया था, और ये साबित किया था कि मुजाहिदा जिंदगी है। बानो कलीमा की मैयत बज़ाहिर बेजान थी, लेकिन वो जब अपने असल माँ सरजमीन की गोद में जाती है मुसलसल मुजाहिमत करती रहती है, और दुश्मन मुसलसल परेशान था। बुनियादा उसके लावा रसूल दफन करे ओ तवारिस दसनन नुमुन 25 जनवरी हर साल बलोच नस्ल कुशी न दे बारूरी मरो दसई देना 4वीं स्पीकर दौर के बाद। अभी हम पीटीएम के साथियों से गुजारिश करते हैं कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। शुक्रिया। मैं इस रियासत को बार बार कह चुकी हूँ कि आप हिम्मत और जुर्रत करें, खौफ और बुज़दिली से निकलकर सीधा सीधा लड़ाई को ये बता दें कि हम आपके प्यारों को शहीद कर चुके हैं। अगर आपको इतनी हिम्मत नहीं है तो फिर उठाकर और गायब क्यों करते हैं? बाइस अफसोस, बाइस शर्मिंदगी का मकाम है कि जिसको लोग कहते हैं एटमी ताकत रियासत, मगर इस रियासत की औकात और हकीकत ये है कि नियत ख़वातीन को हरासा और धमकी देने के लिए चंद किराए के कातिल और गुंडों का सहारा ले रही है। अपने दुश्मनों की अपने बारे में रवैये और सुलूक और रद्द अमल को देखकर हमें फख्र हो रहा है कि हम अपना फर्ज दुरुस्त तरीके से निभा रहे हैं।
रहे हैं। मेरे बलोचों, मैं आज आप सबसे ये पूछना चाहती हूँ क्या हमारे मुतालिबात इतने मुश्किल और गैर ज़मीनी थे कि वो हल हो न सकी? आखिर हमारे मुतालिबात क्या थे? बस यही कि बलोचों को इंसान समझा जाए, बस यही कि उनको इंसानी हकूक दिए जाएं, जिनका वादा अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर में है। बलोचों को जान और माल की तहफ़्फ़ुज़ दी जाए। बलोचों को अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए अदालत और कचहरियों का हक दिया जाए। यानी हम कोई सोना चांदी नहीं चाहते, हम सिर्फ और सिर्फ एक बराबर के इंसान होने के लिए जदोजहद कर रहे हैं। क्या बलोचों को इंसान समझना और इनके साथ इंसान जैसा सलूक रखना इतना मुश्किल है कि फौज, अदलिया, इंतज़ामिया, मीडिया एक साथ में खड़े होकर हमारे खिलाफ बाकायदा मुहिम शुरू कर चुके हैं और पूरी ईड़ी चोटी का जोर लगाकर ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम बैरूनी मुल्कों के एजेंट हैं। जितनी कोशिश उन्होंने हमें झुठलाने में कर दी, अगर इससे आधी कोशिश वो हमारे मसाइल को हल करने के लिए करते तो शायद आज हमारे मसले हल की जानिब जाते। लेकिन वो बलोचों को इंसान ही नहीं समझते, वो कानूनी समझते हैं और वो ये बलूचिस्तान और उसके साहिल और वसाइल किसी भी कीमत पर हथियाना चाहते हैं और इसके लिए चाहे उन्हें बलोचों की लाशों की अंबार भी लगाने पड़े। इसलिए हम इस्लामाबाद से खाली हाथ आए, इसलिए हमें जलील किया गया, सुना नहीं गया, रोडों पर घसीटा गया। इस्लामाबाद में न सिर्फ हमारी माँ और बहनों की नहीं बल्कि बलोच कौम के सर से इज्जत का चादर दुपट्टा खींचा गया और हमें अब वहां से कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए कि हम अपने बलोचों के पास आए हैं क्योंकि आप सबको हम आपको सिर्फ ये बताने आए हैं कि हम पाकिस्तान से होकर गार अब्दुल्ला खान, मेरा खान और खान केस में वापस आ गए थे। उस खाक को सलाम करने जिसने ये जज्बे पैदा किए, जिसने माओं को हिम्मत दी, बहनों को हिम्मत दी और आज इनकी जुर्रत, इनकी हिम्मत ने सबको बौखला दिया है। तो सारे परेशान हैं, हम इनसे किस तरह इनको किस तरह खामोश करें। ये अवामी उबार कभी सदियों में उठते हैं, कभी पलक झपक के उठते हैं। आपको याद होगा ये जब नवाब अकबर खान कुची को शहीद किया गया, उसके बाद जो लहर उठी और जिस तरह से बलोचिस्तान ने अपना वो जज्बा दिखाया तो सारी एस्टेब्लिशमेंट खौफजदा हो गई, परेशान हो गई। बुज़दार को करबला बनाया गया, पंजूर को करबला बनाया गया, मशके में कारपेट बमबारी की गई। इसी तरह मुख्तलिफ इलाकों को बलोचों के लिए रहने के काबिल नहीं बनाया गया। उस जमाने में जो बुज़दार के स्क्वाड थे, जो लोगों को शहीद करते थे, अकच्चे दो भाइयों को मारते थे, तीन भाइयों को मारते थे, लोग डर के मारे उनके नाम नहीं ले सकते थे और फातिहा ख्वानी नहीं कर सकते थे। और वो स्क्वाड के लोग ये कहते थे कि हम बुज़दार को यहाँ से मुंतकिल करेंगे, पूरे बुज़दार को। लेकिन मैं इब्राहिमी के एक शेर में को कहना चाहता हूँ कि मन्ने व तूफक ना आए, मन्ने व तूफक ना आए, मन बुज़दार ना अफ। आज बुज़दार पहले से ज्यादा आगे है, पहले से ज्यादा तरक्की कर रही है। तो हम जरूर इस्लामाबाद गए, जो बतौर नवाब बख्शी के नवा इस्लाम है, नाबाद है, और हमने वहाँ जो कुछ देखा वो आपके सामने रखेंगे। इससे कबल जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को गिरफ्तार किया गया ज़ियाउल के ज़माने में, तो नुसरत भुट्टो भी इस्लामाबाद गई, खाली हाथ आई। तो उनके लिए जो नीर ने कुछ अशार लिखे, जिनको अनवर साजिदी ने अपने कॉलम में जगह दी, वही अशार मैं आज इन माओ बहनों के लिए नजर करता हूँ, जिसका उन्वान
جو عربی نے دیا تھا کوفے سے واپسی. میں اسلام آباد کے کوفے سے سندھ مدینہ آئی ہوں. میں اسلام آباد کے کوفے سے سندھ مدینہ آئی ہوں. مت پوچھ کے کیا ہو کر آئی ہوں, مت پوچھ کے کیا لے کر آئی ہوں. تو آج ہمیں یہ بتانا ہوگا کہ وہاں ہماری حیثیت کیا تھی. جس روز وہاں پر سیمینار کا انعقاد کیا, آپ یقین مانیے کہ وہاں پر بار تاج لگائے گئے تھے اور گاڑیوں کو اندر آنے جانے کا نہیں دیا جا رہا تھا تاکہ وہ سیمینار کامیاب نہیں ہو سکے. اور وہاں اسی دوران کچھ خواتین آئیں جو سول سوسائٹی کی تھی, ان کو بھی آنے نہیں دیا جا رہا تھا. پھر ان بوائز کے سامنے جو ہمارے ساتھ سلوک کیا, وہاں کے ایس ایچ او نے اس کو ہم نے کہا کہ ہمارا تعلق, ہم ٹیچر ہیں, ہم وکیل ہیں, ہم استاد ہیں, آپ ایک ایس ایچ او ہیں جو ہمارے وسائل پر پلتے ہیں. تو اس کے آنکھوں میں جو نفرت تھی وہ واضح نظر آ رہی تھی. وہ پیغام تھا کہ آپ غلام ہو. اگر آپ ٹیچر ہو تو کیا ہوا, اگر آپ وکیل ہو تو کیا ہوا, اگر آپ پروفیسر ہو تو کیا ہوا. طاقت تو ہمارے ہاتھ میں ہے, بندوق تو ہمارے ہاتھ میں ہے. اس کی شعلہ بار آنکھیں کہہ رہی تھی کہ بلوچ صرف دھرتی کے کیڑے ہیں, بلوچ غلام ہیں. اور مجھے افسوس ہوتا ہے کہ جو آزاد پاکستان ہے جہاں پر کوئی جھنڈے ہمیں نہیں دیں گے, جہاں میں کوئی اس طرح کے پوسٹر نہیں دیں گے, لیکن جب ہم غلام سرزمین پر آئے تو جھنڈیاں تھے, پوسٹر تھے, الیکشن پہ